स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार को आखिरी दिन था, यानी कि समापन का दिन था और बड़ी ही जोरदार यात्रा थी। समापन के दिन भी पटना के गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर मूर्ति तक ये यात्रा सफल होनी थी, यानी कि खत्म होनी थी, लेकिन इस यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। दूसरी ही तरफ इस यात्रा के बाद तेजस्वी यादव को लेकर फिर से एक पेच फंसता हुआ नजर आया, एक सवाल उमड़ गया। तो काफी सारे सवाल यात्रा के समापन के दिन जो है वो उमड़ रहे हैं और काफी सवाल ऐसे जो है वो पूछने हैं। आज चर्चा इसी पर होगी क्योंकि यात्रा का समापन का दिन था, तो चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। यात्रा का आखिरी दिन था, वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन में यात्रा को बीच में रोक दिया गया। पटना के गांधी मैदान से शुरू हुई ये यात्रा अंबेडकर मूर्ति तक जानी थी, लेकिन डाक बंगलो चौराहे पर रोक दी गई। क्यों? क्या सरकार को डर लगने लगा या क्या हो गया? देखिए, ये बात बहुत आसानी से समझ नहीं आती है, क्योंकि जो यात्रा पूरे बिहार में घूमती रही और उसे कहीं नहीं रोका गया। वो सासाराम में शुरू होती है और फिर वो 110 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज़ वो सारी घूमती हैं और वो करीब करीब 16-17 दिन लगातार चलती रहती है। तो फिर अचानक से पटना पहुंचने के बाद उसे गंतव्य तक नहीं पहुंचने देने के पीछे और ये अपयश लेने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही होगी। या तो फिर वो उसे आप पहले ही रोक देते और कह देते कि नहीं, हम आपको नहीं आगे आने देंगे, या फिर जब समापन हो रहा था तो समापन होने देते। अब देखिए, इससे क्या हुआ कि आनन फानन में एक मंच तैयार कर लिया गया। डाक बंगला चौराहा पटना का वो मुख्य इलाका है और वहाँ पर भीड़ थोड़ी सी भी रहेगी तो बहुत ज़्यादा लगेगी और भीड़ अच्छी खासी संख्या में पहले से मौजूद थी। जब गांधी मैदान से वो यात्रा शुरू हुई उसे रोक दिया गया और एक नहीं बल्कि 3 बैरिकेडिंग लगाई गई। अमूमन ये होता है कि कोई मार्च जब चलता है और वो पटना के गांधी मैदान से निकलकर वो इस तरफ आता है सरकारी इलाके जिसे कहते हैं बेली रोड के ऊपर, तो वहाँ पर गवर्नर हाउस की तरफ जाया जाता है या मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाया जाता है, तो उसे रोका जाता है थोड़ा आगे बढ़कर। लेकिन डाक बंगला पे ही रोकना ये एक पहली बात हमें दिखी। अमूमन डाक बंगला चौराहे पे रोका नहीं जाता है। आगे जाकर के कुछ इलाके हैं जैसे इनकम टैक्स का गोल चक्कर है, वहाँ आकर रोका जाता है या उससे थोड़ा आगे। लेकिन इसे बहुत पहले रोक दिया गया और रोका ही नहीं गया बल्कि 3 लेयर बैरिकेडिंग की बनाई गई। और आरोप लगाते हैं ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कि हमारे लोगों तो पहुंचने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। पुलिस अमूमन सत्ता पक्ष के साथ काम करती है, सत्ता पक्ष में जो भी हो वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन उसका असर हुआ कि आज शहर में, पटना शहर में पूरी तरह से जाम लगा हुआ था और बहुत इलाके प्रभावित थे। इसका अर्थ यह है कि बहुत से लोग पहुँचे थे और कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राउड नहीं, बल्कि वो लोग जो कि यात्रा में साथ थे उसमें से बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे थे। जब रोका गया तो वहाँ से बमुश्किल 4 से 5 किलोमीटर दूर रहा होगा अंबेडकर मूर्ति जहाँ इन्हें जाना था, पर रोक दिया गया। और रोकने के बाद वहीं पर तुरंत एक व्यवस्था की गई और वहीं पर भाषण हुए उन तमाम नेताओं के जो पटना इसी वास्ते पहुँचे थे। तो ऐसा लगा जैसे कि कहीं ना कहीं सरकार को ये लगने लगा कि ये कहीं मुश्किल का सौदा ना हो जाए। वो तस्वीरें और फिर उसके बाद वो जो अंबेडकर की मूर्ति के पास पहुंचने का एक सिंबॉलिज्म होता है और वो अंबेडकर आइडेंटिफाई आज की तारीख में दलित और पिछड़ों की राजनीति से हो रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के और माल्यार्पण करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, या राहुल गांधी या तमाम वो नेता आज की तारीख में राजेश राम के रूप में एक मजबूत दलित नेता वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के वहाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पूरा एफर्ट है वो एक पॉलिटिकल एज देने में सफल हो जाए विपक्ष को और कहीं चुनावी इसका लाभ ना हो। शायद ये वजह रही होगी सरकार ने इस यात्रा को बीच में ही रोका। लेकिन बावजूद उसके कहा यही जा सकता है कि ये बड़ी सफल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एक यात्रा थी। एक इंसिडेंट था जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को अपशब्द निकाले गए, स्वर्गीय माता जी को, लेकिन उसके अलावा पूरे यात्रा में ऐसा नहीं है। हाँ, और वो व्यक्ति गिरफ्तार है, उसे सब लोगों ने भर्त्सना किया,
ख़ासतौर पर जो यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स थे और तमाम लोग, और जाहिर है भर्त्सना की भी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो इसके अलावा पूरी पीसफुल यात्रा और उसका समापन भी बड़ा ज़बरदस्त, ये चीज़ देखी गई। ऐसे में ये चीज़ और ज़्यादा नोटिस होती है मुस्कान, क्योंकि अभी तक एक जवाबी आंदोलन के तौर पर सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं है। आया है। दूसरे सवाल से पहले मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को ये क्लिप दिखाना। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एटम बम तो सुना होगा, एटम बम से बड़ा एक बम होता है हाइड्रोजन बम। अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एक और बड़े बम फोड़ने की तैयारी में है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस यात्रा से पहले, यात्रा शुरू होती है उसके पहले उन्होंने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये 16 अगस्त की यात्रा थी। उसके पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा उन्होंने कर्नाटक के सेंट्रल बेंगलुरु की सीट महादेवपुरा, उसमें एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहाँ वोट में गड़बड़ी, और वो उसी डेटा के इस्तेमाल के ज़रिए फाइंड आउट किया और उसे चुनाव आयोग को जमा किया। चुनाव आयोग ने उस मामले में अभी तक कोई भी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की, उनके पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल नहीं दिए, बावजूद उसके कि 31 अगस्त को आपको याद होगा चुनाव आयुक्त ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि उस दिन वो तमाम जवाब देंगे जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। बहुत से लोगों को लगता है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, बहुत से लोगों को लगता है नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये शक पड़ गया है कि कुछ अगर धुआं है तो कहीं आग तो नहीं है। और ऐसे में जबकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार की, और ऐसा लगा जैसे कि केवल ये खाली यात्रा भर नहीं है जिसमें कि लोगों से कहा जाएगा कि वोट दीजिए, बल्कि उनको ये बताया जा रहा था कि आपका काम हम कर रहे हैं, आपके मताधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं और हम उसे रिस्टोर करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो कुछ नया कलेवर आया, नया तेवर आया, और आपने देखा कि कमोबेश वो जहाँ भी गए उन्हें समर्थन मिलता दिखा। और समर्थन इस बात से भी मिलता है मुस्कान, दिखता है मिलता हुआ, कि जो आपके सहयोगी दल हैं वो भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्हें लग जाता है कि ये जो है आंदोलन, इसमें जुड़े रहना है, इससे फ़ायदा है। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस बावजूद उसके कि वो दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, लेकिन वही लीड करती नज़र आई। और आज विपक्ष का चेहरा केवल तेजस्वी नहीं है बिहार में, बल्कि राहुल गांधी भी हैं, और डिक्टेट टर्म्स कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति में। तो अब उन्होंने जो ये बात कही कि महादेवपुरा एटम बम था, उससे बड़ा हाइड्रोजन बम। तो मैं आपने जो सुनाया है बाइट, मैं इसके प्रत्युत्तर में एक आपको और उनके ही भाषण का अंश सुनाता हूं जो उन्होंने पिछले दिनों कहीं दिया था, और मुझे याद है उसमें उन्होंने कुछ कहा था। इसे सुन लीजिए। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने माधवपुरा की चोरी दिखाई है। सही,
आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। अब इसमें वो कह रहे हैं कि अभी जो आपने देखा था वो हमने आपको महादेवपुरा के बारे में बताया। अब मैं आने वाले दिनों में हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के दूसरे इलाकों में इतनी ही गड़बड़ियां हुई हैं और वो गड़बड़ियां जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी कि दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन कंस्टिट्यूएंसी, ये और भी ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में इसी तरह की गड़बड़ियां हुई थी। ये बहुत आसानी से अज्यूम किया जा सकता है कि इस तरह का रिसर्च जो उन्होंने महादेवपुरा के मामले में किया था, वो रिसर्च वो बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी कर रहे होंगे, जहां जहां उनको लगता होगा या कांग्रेसी रणनीतिकारों को लगता होगा कि गड़बड़ी हुई है, और फिर वहाँ के डेटा को निकाल करके, क्योंकि डेटा तो मिल रहा है और उसी तरह से उन्होंने कोशिश की होगी, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कुछ डेटा नहीं है तो मेहनत करना पड़ रहा है। मेहनत करके अगर उन्होंने कुछ और निकाले हैं, कुछ और टीम्स लगा रखी हैं और क्या उसी की ओर इशारा करते हैं, जैसा कि वो ये 2 दिन पहले की बात है, 31 अगस्त को संभवतः उन्होंने ये बात कही थी, 30 या 31 अगस्त को। तो आप ये समझ लें कि ये तैयारी उनकी बहुत दिनों से चल रही है। महादेवपुरा कोई फुल स्टॉप नहीं है, और भी जगहों पर गड़बड़ियां हुई हैं, ये बताना वो चाहते हैं और एक दबाव बनाना चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन 2024 का था, इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, कई सीटें गड़बड़ी के जरिए जीती गईं, बावजूद उसके 240 ही आया। अगर नहीं ये गड़बड़ी होती तो क्या होता, बिल्कुल ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मॉरल प्रेशर वो क्रिएट करना चाह रहे हैं सत्ता पक्ष पर, एनडीए पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और ये मॉरल प्रेशर वो बढ़ाते जाना चाह रहे हैं जैसे जैसे बिहार के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि बिहार के चुनाव में वो कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ अच्छा कर जाती है महागठबंधन वहाँ की, तो वो एक आधार बन जाएगा, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इलेक्शंस होंगे, बाद के इलेक्शंस होंगे, उसमें एक नई ऊर्जा के साथ वही इंडिया गठबंधन जो कि लोकसभा चुनाव में लड़ा था, वो लड़ता आपको नजर आएगा, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत मजबूत है और वेस्ट बंगाल में जाहिर है इसके बाद चुनाव जो होने हैं, तो उस वक्त लोगों को ये कहना पड़ेगा कि एक माहौल जो राहुल तेजस्वी ने बनाया है उसका फ़ायदा ममता बनर्जी को भी मिल रहा है। लिहाजा वो प्रेशर बढ़ाए रखना चाहते हैं, और उसी क्रम में अब एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आ गया है। इस यात्रा के दौरान ये देखने को मिला कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं, अधिकार की बातें कर रहे हैं वोटर्स की, पर सबसे बड़े चेहरे के साथ वो घूम रहे हैं पूरे बिहार में, और उन्होंने ये यात्रा की, पर उस चेहरे पर पेच फंसती हुई नजर आ रही है कि वो पहले भी सीएम का एक जो चेहरा था जिसको लेकर लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी ये कहीं ना कहीं डिक्लेयर करेंगे कि जैसे तेजस्वी हर बार ये कहते आ रहे हैं कि हमारे अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ये एक बार भी सुनने को नहीं मिला। और हालांकि यात्रा के समापन के दिन भी राहुल गांधी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। आखिर क्यों? ये बात सामने आ रही थी कि शायद आज वो बोल देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, और ये चर्चा बिहार की राजनीति में हो रही है कि तेजस्वी यादव को वो सीएम उम्मीदवार बतौर सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित करते हैं। वैसे भी वही है कैंडिडेट, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई और है, और अगर महागठबंधन की जीत हो जाती है तो फिर वही सीएम के चेहरा होंगे। और कांग्रेस ने सहमति से ना उनको कैंपेन कमेटी का हेड बना रखा है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है सभी सहयोगी दलों की, उसका हेड बना रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी ऐसे पॉइंट का वो इंतज़ार कर रहे हैं जहां पर ये कहना या कांग्रेस के द्वारा ये कहा जाना ये एक
सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। पहला कि क्या राहुल गांधी इसे कहें, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो फिर एक नज़ीर बन जाएगा और उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो हर ऐसे इलेक्शन में जहां कांग्रेस सहयोगी है वहां पर वो घोषित करते चलें और तेजस्वी को आगे करें। तेजस्वी ही नहीं, बाकी जहां जहां राज्य है तो उस राज्य के उम्मीदवार को वो घोषित करें। तो फिर ये लागू हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कि अब कांग्रेस पार्टी की जहां पर मुख्य दावेदार है वहां कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार घोषित होना चाहिए। तो केंद्रीय नेतृत्व इस बात से बचती है कि हम किसी एक व्यक्ति में सारा निवेश करते हुए नज़र नहीं आए, हम किसी एक व्यक्ति को समर्थन देते नजर आए, हम पार्टी का समर्थन करते नजर आए। और स्थानीय स्तर पर अगर मान लीजिए कल को तेजस्वी यादव को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो स्थानीय स्तर पर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन उसके पहले दो चीज़ें तय होंगी। एक तो कि सीट कितनी दे रहे हैं। आज की तारीख में देखिए, कांग्रेस, आप खुद कह रही हैं, कांग्रेस डिक्लेयर करे, मतलब कांग्रेस की ये स्थिति बन गई है कि उनके डिक्लेयर करने से तेजस्वी की वक़्त बढ़ेगी। क्या इतना अहम है कांग्रेस का तेजस्वी को डिक्लेयर करना, मतलब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के मुंह से सुनना कि तेजस्वी ही हमारे अगले सीएम होंगे? सोचिए कि इसका मतलब है कि अब वो पिछलग्गू पार्टी की तरह नहीं बल्कि बराबरी की पार्टी की तरह, हालांकि बहुत अंतर है, कहाँ 19 सीटें वो जीते हैं, कहाँ तेजस्वी 80 सीटों तक लेकर चले गए। बावजूद उसके ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये बताने में सफल हो गई है बिहार में कि उसका अपना भी वोट बैंक है, उसके पास दलित समुदाय का समर्थन है, ऐसा वो दावा कर सकती है, उसके पास अति पिछड़े का समर्थन है, मुसलमानों का समर्थन है। और ये समर्थन, भले ही ये समर्थन तेजस्वी के पास भी हो, लेकिन अगर दोनों मिलके जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा। पता चला अलग अलग लड़ गए अगर तो वोट मट जाएंगे। तो ये बताने की कोशिश करने में शायद कांग्रेस इस बार सफल हो गई है और इसी कारण से वो बार बार आ रहा है आरजेडी और तेजस्वी के समर्थकों की तरफ से कि भाई इनको घोषित क्यों नहीं करते हैं, घोषित कीजिए। दूसरा एक और कैच है इसमें, और वो ये है मुस्कान के, अगर मान लीजिए आपने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया तो मुकेश साहनी बहुत दिन से उप मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित करवाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और अगर उनका नाम नहीं घोषित किया गया तो ये हमेशा खतरा है कि एनडीए वाले उनके लिए रेड कारपेट बिछा के रखे हैं, ऐसा वो संकेत भी देते रहते हैं। तो पता चला पिछली बार जैसे वो भाग गए थे तेजस्वी को छोड़ करके, एकदम इन मौके पर वो चले आए थे एनडीए की तरफ, इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए वो नाराज हो जाए, मिल जाएगा। तो अति पिछड़ा वाली जो राजनीति है ना वो थोड़ी बहुत फिर उससे संतुलन, उसमें कमी आएगी। तो किसी को नाराज नहीं करना है। राहुल गांधी अगर एक नाम डिक्लेयर कर रहे हैं और दूसरा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बहुत मुश्किलों का सबब बन जाए। शायद यही वजह है कि उन्होंने इसको होल्ड किया है। पर मैंने बहुत से कांग्रेसियों से बात की, उनका ये कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेंच नहीं है। हमारी जीत की स्थिति में जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी ही होगी और सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में भी तेजस्वी यादव ही है। सीट शेयरिंग पर अभी सीट शेयरिंग होना बाकी है, तो क्या इस बार सब कुछ स्मूथ होने वाला है या फिर इस बार भी कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है? सीट शेयरिंग कभी भी स्मूथ नहीं होता है, कभी भी। और भले ही एक दूसरे से फाइट होती है, इस गठबंधन की उस गठबंधन से, लेकिन सीट शेयरिंग के टाइम पे आपस में ही फाइट हो जाती है। बिल्कुल। और कोई किसी की उस दावे को स्वीकार नहीं करता है जो ओरिजिनल वो दावा करता है। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि आपके पास उतने कैंडिडेट हैं। सब लोगों को यही लगता है कि ये अपने हैसियत से ज़्यादा मांग रहे हैं। और इस बार तो नए नए प्लेयर्स भी जुड़ गए हैं। एक गठबंधन में कई तरह के दावे और उनको समाहित करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए स्मूथ तो नहीं होगा। पर यह ज़रूर है कि शायद कांग्रेस नेतृत्व ने, कांग्रेस की टीम जो बिहार की है उसको ये कहा है कि आप आंकड़ों में मत जाइए, 70 सीट्स हम लेकर के मानेंगे इसमें मत जाइए, आप वैसी सीट्स में जाइए जो कि क्वालिटी सीट्स कही जाती हैं। जो क्वालिटी सीट्स हैं यानी कि जहाँ पर जीत की संभावना है। पिछली बार ज़्यादातर सीटें ऐसी थी मुस्कान के उस पर जीत कभी हुई ही नहीं थी महागठबंधन की, तो उसको अगर आप दे भी देते हैं तो वो आंकड़ा तो आपका बना देगा लेकिन आपको जीत कभी नहीं दिलाएगा। तो इस बार कम सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी ये तय है, लेकिन वो चाहेगी कि हमें अच्छी वाली सीटें दीजिए जहां हमारी जीत की संभावना, जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेहतर हो। क्योंकि मुकेश साहनी
वीआईपी पार्टी को अकोमोडेट करना है तो जाहिर है उनके लिए सब लोग अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सीटें छोड़ेंगे। तेजस्वी भी छोड़ेंगे और छोड़ेंगे कांग्रेस वाले भी, तो वो है। लेफ्ट वाले ये कह रहे हैं कि आपने हमें 19 दिया, हमने उसमें से 12 जीत करके दिखाया। जाहिर है कि हमारा दावा ज़्यादा बनता है, सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट हमारा है, तो हमें बढ़ा दीजिए। और ये सच भी है, अभी भी बाकी देश में वामपंथ बहुत कमज़ोर है, ये सब मानते हैं, लेकिन बिहार के कई इलाकों में अभी भी वामपंथी बहुत मजबूत हैं। और जो दीपांकर भट्टाचार्य के तौर पर वहाँ पर जो नेता हैं उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन है, बिहार में बहुत काम उन्होंने किया है, तो जाहिर है कि उनकी अपनी एक वैल्यू है, उनका अपना एक इतिहास है, उनकी एक समझ है बिहार की राजनीति की। हो सकता है कि उनको ज़्यादा सीट तेजस्वी भी चाहते हैं कि उनको दें, तो ऐसे में सब कुछ स्मूथ कैसे रहेगा जब सब कुछ, और एनडीए में भी कौन सा स्मूथ रहने जा रहा है। चिराग पासवान के एमपी अरुण भारती जो उनके रिलेटिव भी हैं वो कह चुके हैं कि हमारा आंकड़ा 45 या 43 से 75 के बीच, या कोई एक आंकड़ा 137 जो पिछली दफ़ा उन्होंने लड़ा था, इसके बीच कहीं रह सकता है। तो आप सोचिए कि कहाँ वो उनकी गुंजाइश और कहाँ उनकी उम्मीदें, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो खींचतान दोनों तरफ मचेगी और इसीलिए थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हम देख रहे हैं, टालने की स्थिति हम देख रहे हैं, बार बार उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे मौके की तलाश कर रहे हैं जहां पर बहुत हम समझदारी से पर बात करें। लेकिन ये आसान नहीं रहने जा रहा है, ये बहुत स्पष्ट है। हो सकता है कि चुनाव की घोषणा के बाद ये हो कि किस तरह से चुनाव हो रहा है, तारीखें आ जाएं और उसके बाद ये लोग इस बात को तय करें, पर किसी भी हालत में ये बहुत आसान नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ राहुल गांधी का नया हाइड्रोजन बॉम्ब, उस पर भी सवाल है कि आखिर अब नया क्या आने वाला है। जैसा कि सर ने बताया कि और भी गड़बड़ियों की बात लेकर, और भी गड़बड़ियों के डेटा लेकर राहुल गांधी सामने आ सकते हैं, जैसा कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें। और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का मुद्दा, सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसे हुए हैं और हमेशा से ही देखा जाता है कि सीट शेयरिंग कभी भी इतनी स्मूथ जाती नहीं है, तो वो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं वो इस बार क्या नया लाने वाले हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।